सो लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर बच्चे। देखो हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्लास में कर रहे हैं, दूसरी क्लास का भी डिस्कशन कर लेंगे बाद में आफ्टर द क्लास। बट हमने पहले पढ़े लाइगेंड्स वगैरह तक हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक चीज उसमें रह गई है, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स। ठीक, क्लासिकल नॉन क्लासिकल लाइगेंड्स तब करवाऊंगा जब मैं ये ऑर्गेनोमेटालिक्स करवाने लगूंगा। तो मैं बताऊंगा कि पाई एसिड लाइगेंड किनको बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स किसको बोलते हैं, और नॉन क्लासिकल क्लासिकल लाइगेंड्स में फर्क क्या होता है। अभी समझ नहीं आएगा नहीं तो। ठीक, तो वो बॉन्डिंग के बाद हम करेंगे। ठीक, अभी हम आगे चल रहे हैं। आज है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसका क्वेश्चन बेटे आपको आना ही है। ठीक, +2 में भी आना ही है, कंपटीशन में आना है। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक, सिंपल से लेके हाईएस्ट लेवल तक का आपको करवाऊंगा, बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसके नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक, बट होते बहुत 2+2 वाले काम है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया, कटाइनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं और अनाइनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। ठीक, ये सारा आपको क्लियर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। But when you talk about the nomenclature of coordination complexes, coordination complexes का अगर हम nomenclature की बात करते हैं बेटे, तो nomenclature इस बात पे डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कटाइनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स जो या तो कटाइनिक है और या वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, उनका नाम हम करेंगे। ठीक, जैसे बेटे सबसे पहला हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक, सबसे पहला एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं से, यहां पे मैं ले लेता हूं CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 NH रादर NH3 का से होल थ्राइस Cl2Br। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आप देख रहे हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है। ठीक, सो काउंटर आयन नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटे, जब भी हम कॉम्प्लेक्स का नाम करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम लाइगेंड जो है वो देखते हैं। ठीक, पुराने समय में क्या होता था कि सबसे पहले हम पॉजिटिव लाइगेंड लिखा करते थे, फिर न्यूट्रल लाइगेंड लिखा करते थे, और फिर नेगेटिव लाइगेंड लिखा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक, आजकल हम लाइगेंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर? जैसे यहां पे 3 लाइगेंड है, एक है NH3, तो मेरे को बताओ NH3 का क्या नाम बताया था सर ने आपको? NH3 का नाम आपको बताया था अमाइन। ठीक है, जिसमें 2 M होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर एक M लिखोगे वो अमीन हो जाएगा, ठीक, वो एक अलग बात हो जाएगी। क्लियर? उसी तरह से दूसरा है Cl। Cl का नाम क्या होता है? क्लोराइडो। ठीक, अगला है Br, और Br का नाम क्या होता है? ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। अब इन तीनों लाइगेंड में सबसे पहले क्या आया बेटा हमारे पास? सबसे पहले ए आया। अल्फाबेटिकली हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो हमने पहले लाइगेंड्स का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लाइगेंड्स का। तो हमारे पास अमाइन है, लेकिन कितने अमाइन है बेटा? 3 है। तो हम इसको लिखेंगे ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन। ठीक है जी। उसके बाद ब्रोमाइडो या क्लोराइडो में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? ब्रोमाइडो। तो यहां लिखा गया ब्रोमाइडो। ठीक, फिर आया क्लोराइडो। कितने क्लोराइड है बेटा? 2 हैं, तो हमने लिखा डाई क्लोराइडो। अब इससे पहले कि नाम को कंप्लीट करें, पहले कुछ समझ लें।
सबसे पहली बात, यहां मैंने कोई भी कैपिटल अक्षर नहीं लिखा है, यहां पे कोई कैपिटल नहीं आएगा। हाँ, पहला अक्षर जो है ना, फर्स्ट वन, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम कैपिटल लिखो नहीं लिखो। पुराने नॉमेनक्लेचर में वो कैपिटल होता था, मॉडर्न में वो अब स्मॉल से लिखते हैं, ठीक। बट एनी हाउ, आप पहले अक्षर को कैपिटल लिख सकते हो, उसके बाद देयर शुड नॉट बी एनी कैपिटल वर्ड। एक बात, कोई कैपिटल वर्ड इसके बाद नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी हमारे पास ब्रेक नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक। और कहीं पे भी संधि विच्छेद नहीं होगा। संधि विच्छेद समझते हैं ना, जैसे बोला जीत प्लस इंद्र जितेंद्र, ऐसे वाला काम यहाँ नहीं होगा। यानी अगर कल को हम जैसे बेंज एल्डिहाइड लिख देते थे ना, बेंजल एल्डिहाइड को बेंज एल्डिहाइड लिख देते थे, दो बार अल नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें अगर टेट्रा अमीन है तो टेट्रा का ए भी आएगा, अमीन का ए भी आएगा। समझ में आई? कोई वर्ड को गायब नहीं करेंगे। तो हमारे पास आया ट्राई अमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो। अब हमारे लाइगेंड खत्म हो गए। लाइगेंड खत्म होने के बाद हम सेंट्रल एटम लिखेंगे। सेंट्रल एटम यहां पे क्या है? कोबाल्ट। तो हमने आगे क्या लिखा? कोबाल्ट। कोई ब्रेक नहीं और कोई भी अक्षर हमारे पास कॉमन कैपिटल नहीं। दूसरी बात, सेंट्रल एटम लिखने के बाद हम उसके आगे ब्रैकेट यानी कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भरा करते हैं, ठीक। ब्रैकेट्स में क्या भरेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? जैसे हमने +1 में सीखा है ना, सेम तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। +1 में जो हमने सीखा है वही तरीका हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमें कोबाल्ट का निकालना है। कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब अमोनिया पे ऐसा चार्ज कितना होगा बेटा? अमोनिया तो न्यूट्रल होगी, कोई चार्ज तो नहीं होगा। तो यहां पे अमोनिया पे चार्ज हो गया 0 × 3। अब क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है? -1 × 2। ब्रोमाइड पे कितना चार्ज होता है? -1, ठीक, एक ही है। और ये सारा कंप्लेक्स न्यूट्रल है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहां से हमने x कैलकुलेट कर लिया और पता चला कि x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 3 आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू 3 आ गई है तो हमने ब्रैकेट में 3 लिखना, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में। इट शुड बी रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, नॉट इन इंग्लिश वंस। तो यहां पे 1 2 3 ये नाम हो गया। तो इसका नाम क्या बना? ट्राई अमाइन ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 3। बोलो, क्लियर है? समझ में आता है? अभी और करते हैं। देखो बेटा, एक और कॉम्प्लेक्स हम लेके चलते हैं। से एक और कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, ठीक। यहां पे लिया से क्रोमियम, ठीक है जी। यहां पे लिखा NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल ट्वाइस, Cl2। आपको समझ में आ रहा? नाउ दिस इज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। कोई काउंटर आयन बाद में है? काउंटर आयन बाद में, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। सो दिस इज अ कटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है? कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब कटायनिक कॉम्प्लेक्स का जब हम नाम लेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम वही लाइगेंड लिखेंगे। अब लाइगेंड यहां पे 3 है। एक है अमोनिया, उसका हमने अमाइन पता ही है हमें। दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर। वाटर का आईयूपैक नेम क्या लेते हैं यहां पर? एक्वा, ठीक। अब क्या हुआ कि हमारे पास वाटर का एक्वा, वो भी ए से शुरू हुआ। अमाइन का ए, वो भी ए से शुरू हुआ। तो अगर पहला अक्षर बराबर होता है तो हम सेकंड अक्षर देख लेते हैं भाई। सेकंड अक्षर एक्वा, एक्वा में क्यू आया और अमाइन में एम आया, तो पहले हम क्या लिखेंगे? अमाइन लिखेंगे। अब कितने अमाइन है यहां पर बेटा? 3 अमाइन है। तो हमने लिखा यहां पे, नाम लिखते हुए कैसे लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ठीक है। आगे क्या आया बेटा? डाई, डाई एक्वा, ठीक। आगे क्या आया? क्लोराइडो। और फिर हमने क्या लिखना है बेटा? सेंट्रल एटम का नाम। सेंट्रल एटम यहां पे क्या है? क्रोमियम, क्रोमियम। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और आयनाइजेशन स्फीयर को उसके बाद लिखना है। यानी कि काउंटर आयंस को बाद में लिखना, लेकिन काउंटर आयंस के लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे यहां डाई ट्राई का इस्तेमाल किया है ना बेटा, काउंटर आयंस के लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते। सिंपली यहां पे क्या लिखेंगे?
क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। चाहे वो 1 लगा हो, चाहे वो 2 लगे हो, चाहे वो 3 लगे हो, उससे हमारा कोई मकसद नहीं है। ठीक, हम उसको सिंपली क्लोराइड लिख देंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। X प्लस अमोनिया पे चार्ज बोलो 0 इंटू 3, वाटर पे चार्ज बोलो 0 इंटू 2, क्लोराइड पे चार्ज बोलो -1, बाहर वाले क्लोराइड पे -1 इंटू 2। एज द होल ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियसली हम इसके आगे क्या लिखेंगे? 0। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। यहां पे 3 आ रही है तो हम यहां पर 3 लिख देंगे। बोलो बच्चे, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला देखते हैं, इसी में एक और चीज लेके चलते हैं। मान लो, ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एक और कॉम्प्लेक्स की। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हुआ। अब हमने लिखा यहां पे क्लोरीन, क्रोमियम, यहां पे लिख दिया ईन का होल ट्वाइस, ईन का होल ट्वाइस। साथ में लिख देते हैं, मान लो NH3 का NH3 का ट्वाइस और यहां पे Cl3, मान लो ऐसा लिख देते हैं। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या है बेटा? ईन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ईन? यस, टेल मी, ईन का क्या मतलब होता है? ईन का मतलब है इथाइलिन डाइअमीन। क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे लाइगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई का कहीं पे भी इस्तेमाल हो रहा हो, अगर हमारे लाइगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई का कोई इस्तेमाल हो रहा हो, तो बेटे हम उसके आगे डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। उल्टा अगर वो 2 होंगे तो 2 के लिए हम बिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, बिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, 3 के लिए हम ट्रिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए हम टेट्राकिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, 5 के लिए पेंटाकिस एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो अब देखो, पहले तो हमारे पास इथाइलिन डाइअमीन और अमीन में से पहले क्या लिखेंगे? अमीन लिखेंगे। ठीक, कितने अमीन है बोलो? यहां पर कितने अमीन है? यहां पर 2 हैं, तो 2 है तो हमने क्या लिखा? डाई अमाइन, डाई अमाइन। अब ईन कितने हैं? 2 है। इथाइलिन डाइअमीन 2 है, तो इथाइलिन डाइअमीन के नाम के अंदर डाई है ना, तो इसके आगे डाई का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके आगे किसका इस्तेमाल होगा बेटे? बिस का इस्तेमाल होगा। तो हमने यहां लिखा बिस, और फिर ब्रैकेट्स में अगर हमने बिस ट्रिस का इस्तेमाल किया है या फिर कोई डाई ट्राई ऑलरेडी किसी में है, तो उसको हमेशा ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स लाइगेंड। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स लाइगेंड। तो बेटे यहां पे बिस का इस्तेमाल किया, फिर ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में आया इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, ब्रैकेट में क्या आया? इथाइलिन डाइअमीन, बिस इथाइलिन डाइअमीन। मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाते, मान लो ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो क्या फर्क पड़ता बेटा? ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका मतलब होता है बिस इथाइलिन डाइअमीन, यानी 2 इथाइलिन 2 अमीन, जबकि यहां पे एक ही इथाइलिन है ना भाई। ठीक, इसलिए इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखना कि ये 2 है। समझ में आ गई बात? तो डाई अमीन, बिस इथाइलिन डाइअमीन, आगे क्रोमियम, क्रोमियम, और फिर हमारे पास क्या आएगी बेटे? ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के बाद क्या? क्लोराइड। जैसे कि आपको मैंने कहा कि काउंटर आयंस के लिए डाई ट्राई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो क्रोमियम जो है उसका चार्ज कितना है? X है। अभी फटाफट से बोलो ईन का चार्ज कितना होगा बेटा? क्योंकि इट इज नेम्ड एज सच इथाइलिन डाइअमीन, और एज सच किनका नाम किया जाता है? न्यूट्रल लाइगेंड्स का। सो दिस मस्ट बी अ न्यूट्रल लाइगेंड ना, तो न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 इंटू 2 प्लस अमोनिया पे चार्ज कितना है? 0 इंटू 2 प्लस क्लोरीन पे कितना है? -1 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 0। जब बेटे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? चार्ज 3 आ जाता है। तो 3 आ जाएगा तो यहां पे हम
3 लिख देंगे। बोलो बेटे, यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आया? इससे आगे थोड़ा सा चल रहे हैं, अभी कटायनिक कॉम्प्लेक्स ही लेके चलेंगे, फिर मैं इसके पूरा रूल लिखवाऊंगा तुम्हें, ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं, तो रूल मैं सारे लिखवाऊंगा तुम्हारे को। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, एक और चीज लेके चलते हैं। से मेरे पास कुछ ऐसा है, Fe वाटर है 2, ईन है 1 और अमोनिया है और बाहर 2 पॉजिटिव है। ठीक, बाहर कुछ नहीं है, 2 पॉजिटिव है, तो दिस इज एन आयन ना। पर कॉम्प्लेक्स कैसा है? कटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा हुआ? कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब बेटे इसमें हमें नाम लिखने हैं, ठीक है जी। तो वाटर जो है, वाटर एक्वा, अमाइन और इथाइलिन डायमीन, तो पहले क्या लिखेंगे? अमीन। क्या लिखेंगे? अमीन। अमीन के बाद क्या आएगा? डाई एक्वा। उसके बाद क्या आएगा? इथाइलिन डायमीन। मैंने कहा अगर नाम के अंदर कभी डायट्राई का इस्तेमाल होगा तो इट शुड बी रिटन इन ब्रैकेट्स, इट शुड बी ए कॉम्प्लेक्स लाइगेंड। तो यहां पे हमने इसको लिख लिया इथाइलिन डाई अमीन और ब्रैकेट किया बंद। ठीक, और यहां पे क्या आया? आयरन। क्या आया? आयरन, ब्रैकेट्स, और लास्ट में क्योंकि ये चार्ज्ड है तो आगे क्या लिख दिया? आयन। क्योंकि आयन है तो हमने क्या रिप्रेजेंट किया? दिस इज एन आयन। कॉम्प्लेक्स नहीं है ना ये आयन है तो आगे क्या लिख दिया? आयन। क्लियर? अब वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली X, वाटर पे चार्ज 0, ईन पे चार्ज 0, अमोनिया पे चार्ज 0, दैट शुड बी इक्वल टू +2। तो बेटा जी हमारे पास क्या हो गया? क्या हो गया? क्या आ गया? यहां पर 2 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका नाम बन गया अमीन डाई एक्वा इथाइलिन डायमीन आयरन 2 आयन। तो बेटे ध्यान देना, पीछे हमने सबसे पहली बात क्या कही? कि सबसे पहली बात ये कही कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लेते हैं, पहले कटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने बात की है। इसमें पहले हम लाइगेंड्स का नाम लिखते हैं और लाइगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ठीक है जी, लाइगेंड जितने होते हैं उसको डाई ट्राई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। बट अगर लाइगेंड के नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके बाहर अगर वो 1 से ज्यादा है तो उसको बिस, ट्रिस एटसेट्रा से बताया जाता है। क्लियर? समझ में आया? और अगर बिस, ट्रिस लगता है तो लाइगेंड का नाम किस में रहेगा? ब्रैकेट्स में रहेगा। यानी जिस भी लाइगेंड में डाई ट्राई का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा होता है उसके नाम के आगे बिस, ट्रिस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। और अगर वो नहीं है तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिखना है हमें, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स लाइगेंड है। ठीक है बच्चे? और जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर होता है उसमें डाई ट्राई का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, वो एज सच लिखा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज फॉलोड by, you can say, the name of the central atom is always followed by its oxidation state and that must be written in Roman numerals. बोलो बेटा कटायनिक कॉम्प्लेक्स की बातें समझ में आई? yes, तो राइट डाउन द रूल्स। लिखिए रूल नंबर 1, while naming a complex identity, while naming a complex identity, first you have to see whether it is cationic. First you have to see whether it is cationic, anionic or a neutral complex. Cationic, anionic or a neutral complex.
नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 2। फॉर cationic complexes, for cationic complexes, first ligands are to be named. First ligands are to be named. First ligands are to be named in alphabetical orders. In alphabetical orders. If a ligand is more than once, the same point. हाँ जी. If a ligand is more than once, it should be prefixed. If ligand is more than once, it should be prefixed by di, tri, etc. By di, tri, etc. to show number of that ligand. To show number of that ligand. Number of that ligand. Agla rule. After naming the ligands, we should write the name of central metal. We should write the name of central metal followed by its oxidation state. Followed by its oxidation state in parenthesis. Parenthesis समझते हैं? Yes, yes, sir. Brackets है ना? In parenthesis, in Roman numerals. Parenthesis in Roman numerals. And then write counter ions. And then write counter ions if any. And then write counter ions if any. Without mentioning di, tri, etc. Without mentioning di, tri, etc. Next point लिखिएगा. If a ligand already have word di or tri, etc. If a ligand already have word di or tri, etc. in its name, then for showing its number, bis, tris, etc. should be used.
bis, tris, etc. should be used for 2 and 3 respectively. For 2 and 3 respectively. Its name should be written in parenthesis. Its name should be named in parenthesis. Follow clear? Yes, sir. Any doubts about this? No. अच्छे से क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक, आगे लिखना, if we have iron, the name should end with iron. If we have iron, the name should end with iron. So before going further, let me try 1 or 2 names yourself. ठीक, एक आधा नाम आप ट्राई करो, आपको भी समझ में आए कि सर ने क्या करवाया. लिखिए COBrClCN water, ammonia, NO1 positive, NO2 1 positive, and 1 positive. एक तो ये नाम करके दिखाना मुझे, ठीक, और एक नाम और दे रहा हूं, ठीक, इसलिए दे रहा हूं ताकि इन सब चीजों का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए. CO इन का होल ट्वाइस, CO इन का होल ट्वाइस, PPH3 का होल ट्वाइस, PPH3 का होल ट्वाइस, Cl3. चलो ये 2 करो जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाए तुम्हारा. जल्दी क्लियर करना इसको. So while writing this, मैंने 6 के 6 लाइगेंड अलग लिख दिए ताकि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ आ सके. तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखना है? अमाइन. क्या लिखना है? अमाइन. अमाइन के बाद क्या आएगा? एक्वा. एक्वा के बाद क्या आएगा? ब्रोमाइडो. अब क्लोराइडो और साइनाइडो दोनों सी से शुरू होते हैं, तो सेकंड वर्ड क्लोराइडो का पहले आया, क्लोराइडो. बेटा साइनाइडो को साइनो भी लिख सकते हो और साइनाइडो भी लिख सकते हो. ऐसे ही क्लोरीन को क्लोराइडो क्लोरो दोनों लिख सकते हो, साइनाइडो. अब नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, आगे कोबाल्ट, और फिर ब्रैकेट्स, ठीक, और लास्ट में बिकॉज इट इज एन आयन इट शुड एंड विद आयन. Now see, x plus -1 plus -1, साइनाइड पे कितना चार्ज? -1. साइनाइड पे कितना चार्ज? -1. प्लस वाटर पे कितना? 0. अमोनिया पे कितना? NO2 पॉजिटिव पे तो लिखा ही 1 पॉजिटिव है, ठीक, प्लस यानी यहां तक आ गया. इट शुड बी इक्वल टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि एंड में चार्ज कितना है? +1, तो इट शुड बी इक्वल टू 1 पॉजिटिव. सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा भाई? सो यहां पे आप क्या लिख दोगे? 3. तो उम्मीद करता हूं पहला नाम आपको पूरी तरह से क्लियर है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. अब इसका नाम लिखेंगे
देखो बेटे, दोनों कॉम्प्लेक्स थे तो पहले आएगा बिस ब्रैकेट्स इथाइलीन डाई अमीन ब्रैकेट्स बंद, फिर बिस ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट्स अगेन बंद, आगे कोबाल्ट ब्रैकेट्स में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में क्लोराइड without writing trichloride etc, isn't it? So can you calculate the oxidation state? X plus what should be the charge on ene? 0. What should be the charge on triphenyl phosphine? 0. Yes, as it is named as such, so it should be 0. Plus what is the charge on chlorine? -1 into 3 is equal to 0. तो यहां कैलकुलेट करके क्या आया? 3. बोलो बेटा, पहले कटायनिक कॉम्प्लेक्स समझ में आए कि नहीं आए? So you can name cationic complexes. Now after cationic complexes, let me move to anionic complexes. Anionic complexes. Let me name anionic complexes. देखो बेटा, when you talk about anionic complexes, say मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN3Cl2Br, ठीक। नाउ एज यू नो काउंटर आयन पहले आ गए, काउंटर आयन पहले आए यानी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव, ठीक। तो एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स में बाकी सारे रूल वही हैं, फर्क क्या है? देखो यहां पे पहले आपका क्या आ गया? यू कैन से आयनाइजेशन स्फीयर। तो अगर काउंटर आयन पहले आ गया तो उसका नाम पहले लिख देंगे, और काउंटर आयन के लिए ट्राई टेट्रा नहीं यूज होता, तो यहां पे क्या लिखोगे? पोटेशियम। मैंने कहा कि पहले वाला वर्ड आप चाहो तो बड़ा लिख सकते हो, उसके बाद नहीं लिखना। पोटेशियम के बाद अब अंदर आ जाओ तो पहले लाइगेंड लिखने हैं। लाइगेंड यहां पे क्या है? ब्रोमाइडो पहले आएगा, फिर डाई क्लोराइडो, फिर ट्राई साइनाइडो या साइनो। अब देखो, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो सेंट्रल मेटल के आगे 8 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ATE। सेंट्रल मेटल के आयुपेक नेम के आगे 8 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, आयरन का है, तो आयरन का आयुपेक नेम फेरम, तो आगे लगाएंगे फेरेट, क्या बन जाएगा? फीरेट। यानी अनायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 शब्द का इस्तेमाल करना, एंड देन वी राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एज सच। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे एग्जाम्प्लिफिकेशन करते हैं, ठीक। पोटेशियम ब्रोमाइडो डाइक्लोराइडो ट्राईसाइनाइडो फिरेट, आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे यहां पे +1 into 4, आयरन की X, साइनाइड की -1 into 3, क्लोराइड की -1 into 2, ब्रोमाइड का -1 शुड बी इक्वल टू 0। तो बेटे हमारे पास आगे क्या रहेगा? सॉल्व कर लो इसको, क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। सो यहां पे हम 2 लिखेंगे और वो भी रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। तो बेटा बोलो, नाम देना आएगा इसका? ऑल द रूल्स आर सेम, all the rules are same, just one change is there, and what is that change? कि आप सेंट्रल मेटल के आयुपेक नेम के आगे 8 शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर बेटा जिंक होता तो हम क्या लिख देते? जिंकेट, ठीक। अगर बेटे यहां पे आयरन है, क्या लिख दिया? फीरेट। अगर कॉपर है, क्यूपरेट, ठीक। अगर प्लेटिनम है, प्लेटिनेट, ठीक। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक। निकल है तो निकलेट, अगर गोल्ड है
गोल्ड है, गोल्डेट नहीं, गोल्ड है तो ऑरेट, क्या लिखेंगे? ऑरेट। आयुर्वेदिक नाम ऑरियम होता है इसका। ऐसे सिल्वर है तो सिल्वर के लिए क्या लिखोगे? आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। टिन है, टिन के लिए क्या लिखोगे? स्टेनेट, टिन के लिए क्या लिखेंगे? स्टेनेट। ठीक। हाँ, मरकरी है तो उसको मर्क्यूरेट ही लिख देते हैं, मरकरी है तो उसको मर्क्यूरेट ही लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ओनली चेंज इसमें क्या है कि आयुर्वेदिक नेम सारा सेम चलेगा। पहले आपके पास काउंटर आयंस आ जाएंगे विदाउट गिविंग डाई ट्राई एटसेट्रा, फिर लाइगेंड अल्फाबेटिकली आ जाएंगे, वही रूल रहेंगे कि अगर एक है तो ऐसे लिखेंगे, दो है डाई ट्राई, और अगर नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई है तो आगे बिस ट्रिस का इस्तेमाल होगा, सब कुछ वही रहेगा। ठीक। और फिर सेंट्रल एटम में 8 शब्द का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है। बोलो प्यारे बच्चों, कर सकोगे ऐसे नाम? यस सर। तो एक तुम्हें दे देता हूं ताकि इसमें भी ट्राई कर सको तुम लोग। K3FE चलो सिंपल। So what should be its name? Is it potassium हेक्सा साइनाइडो या साइनो फीरेट 3? क्या यही नाम आया इसका? पोटाशियम हेक्सा साइनोफिरेट और साइनाइडोफिरेट। हाँ जी, चलेगा बेटा। तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब हम एक स्पेशल वैरायटी की तरफ चल रहे हैं बेटा। ठीक, बहुत ही मस्त वैरायटी है। इसका आयुर्वेदिक नेम कभी किससे करवाइएगा। ठीक, वही बात तुम्हें पता चलेगा। ठीक, अब कर तो सारे देंगे पर प्रॉब्लम कहां आएगी वो भी समझाता हूं मैं। अगली कहानी हमारे पास है कटाइनिक, कटाइनिक एज वेल एज अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। मतलब यहां क्या कहानी है? यहां कहानी है कटाइनिक भी है और अनायनिक भी, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक, जैसे यहां लिख देते हैं पीटी NH3 का होल 4 पीटी Cl4। तो बेटे यहां पे हमारे पास क्या है? ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो कटाइनिक एज वेल एज अनायनिक कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। अब इसका नाम मैंने बोला किससे करवाओगे तो पता चलेगा, तो वो तो कोई भी कर देगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। कैसे लिखोगे इसको, इधर ध्यान देना प्लीज। पहले हम कटाइनिक पार्ट को लिखेंगे। इसमें क्या लगे हैं? अमीन। कितने लगे अमीन? 4। तो क्या लिखा? टेट्रा अमीन और आगे प्लेटिनम, टेट्रा अमीन प्लेटिनम ब्रैकेट्स। ठीक है जी, टेट्रा अमीन प्लेटिनम ब्रैकेट्स। इसके बाद इसको शुरू करेंगे। पहले क्या लिखते हैं? लाइगेंड। क्या लगा है लाइगेंड यहां पर? तो क्या हम ऐसा लिखेंगे? टेट्रा क्लोराइडो। ठीक, अब क्योंकि अनायनिक है तो प्लेटिनेट आएगा, 8 शब्द का इस्तेमाल होगा, तो यहां आएगा प्लेटिनेट और ब्रैकेट्स। ये तो कोई भी कर देगा ना। और प्रॉब्लम पता क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। अब क्या है, कोई बोलेगा यहां पे भी 2 लिख दो, यहां पे भी 2 लिख दो, कोई बोलेगा यहां 4 लिख दो, यहां 2 लिख दो, क्योंकि प्लेटिनम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, +4 एंड +2।
देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, खास करके +2 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाहर के 2 s इलेक्ट्रॉन चले गए तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, बट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अंदर के डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कई बार करते हैं। अब इसमें कैसे निकालना है, अब यहां पे झोल है। तो लोग बोलेंगे ऐसे याद कर लो, कैसे कर लो भाई, हमारे कोई पापे का राज है। ठीक, तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं इसको याद करने का, मतलब इसको करने का, याद नहीं, इसको कंसेप्चुअली करने का। तरीका बहुत सिंपल है। तरीका ऐसा है, किसी भी मेटल की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हुआ करती हैं, ठीक, जो कि मोस्ट कॉमन रहती हैं। जैसे प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम की ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या फिर +4 होती है। निकल होता है इसकी जगह, तो निकल की भी +2 +4 होती है। कॉपर होता है इसकी जगह, +1 +2 होती है। ठीक, इसकी जगह मरकरी होता तो मरकरी की भी +1 या +2 होती है। क्रोमियम होता +3 +6 होती है। ठीक है, सो एंड फोर्थ। ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक, कि बेसिक बात यह है कि हमारे पास बाहर के ऐसे इलेक्ट्रॉन जाने उसका स्टेबिलिटी देखी जाती है, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी चीज की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें पता होती है। जैसे प्लेटिनम की 2 ऑक्सीडेशन से +2 एंड +4। एक समय के लिए मान लो अगर ये +4 होता, मान लो अगर ये +4 होता, तो ये +4 ये -4, तो इस कंप्लेक्स पे चार्ज क्या होना चाहिए था, 0। अगर ये +4 होता, ये -4 है ना, तो चार्ज क्या होता, 0। अगर चार्ज 0 होता तो क्या है किसी चीज के साथ जुड़ता ही नहीं ना, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसका मतलब +4 तो यहां पे हो नहीं सकती है। आपने एक सिंपल काम करना है, आपने हमेशा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का अनायनिक कॉम्प्लेक्स पकड़ना है। कौन सा, अनायनिक पार्ट पकड़ना है, और वहां मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डाल देनी है। यानी ये श्योर है कि यहां प्लेटिनम +2 में है। किसमें है, +2 में है, छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। +4 में नहीं हो सकता था, नहीं तो क्या हो जाता, न्यूट्रल हो जाता। तो अगर ये +2 है और इस पे क्लोरीन पे क्या है, -4 है, तो इस कंप्लेक्स पे टोटल चार्ज क्या होगा, -2 होगा कि नहीं बेटा। ये +2 ये -4, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, -2। अगर -2 यहां, तो यहां क्या, +2। अब कितना सौखा हो गया, इसका अगर +2 आ गया तो इट इज वेरी सिंपल, X प्लस अमोनिया पे चार्ज 0 × 4 शुड बी इक्वल टू +2। इसका अलग से कर दिए तो अब प्लेटिनम पे भी क्या आ गया, +2 आ गया, तो यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है। ठीक, कोई बोलेगा मैंने तो यही बोला था, सर ने तो ऐਵੇਂ तुम्हारा वर्क करवा दिया। अब फिर उसको ऐसे वाला कॉम्प्लेक्स दे देते हैं भाई। ठीक, देखो अभी इस कॉम्प्लेक्स को अपन चेंज कर रहे हैं। मान लो कॉम्प्लेक्स है PT NH3 का होल ट्वाइस, PT NH3 का होल ट्वाइस, PY होल ट्वाइस, ठीक, PY होल ट्वाइस, PtCl4। अगेन ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। अब नाम तो बहुत सौखा है भाई हमारे पास, क्या है, डाई अमाइन डाई पायरिडीन। PY क्या होता है, पायरिडीन। डाई अमीन डाई पायरिडीन प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्रैकेट्स। यहां क्या लिखोगे, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, और यहां पे भी ब्रैकेट। ठीक, अब मैंने कहा कि मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भरना है, यही कहा है ना सर ने कि मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भरना है। तो यहां पे मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या भरी हमने, +2। अगर यहां +2 है, यहां -4 है, तो यहां -2 है और यहां +2 है।
बोलो क्लियर होता है कि नहीं? ठीक, अब इसका मतलब इस पे x प्लस अमोनिया पे 0, पायरिडीन पे भी 0, शुड बी इक्वल टू +2, तो इसका x क्या आया 2, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। बंदा फिर बोलेगा यार देखो मैंने पहले ही बोला था 2 2, है ना? तो फिर अब क्या करेंगे? अब एक और कॉम्प्लेक्स देंगे भाई को, बोलेंगे करते चले जा भाई। ठीक, हमारा टीचर चलता फिरता टीचर तो है नहीं है क्या? बोलो सर बिल्कुल है। मान लो जी ये है। ठीक, अब इसका नाम तो सभी लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम ब्रैकेट्स। ठीक, आगे टेट्रा ब्रोमाइडो प्लेटिनेट। हमें ये तो पता ही है बेटे कि यहां हमारे को क्या लेना है +2, इसका तो पता ही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भरनी है, क्योंकि अगर हमने +4 भरी तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 0 चार्ज हमने करना नहीं है। तो +2 -1 × 4, तो इसके ऊपर क्या आ गया? -2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, अगर इसके ऊपर -2 तो इसके ऊपर क्या आ गया? +2 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पे आया x प्लस अमोनिया पे चार्ज 0, क्लोराइड पे -1 × 2 शुड बी इक्वल टू +2। अभी बोलो x क्या आया? अभी x यहां पे 4 आ गया और यहां प्लेटिनम पे क्या आ गया? 2। बोलना अब बताओ, है ना? 2 2 रटवाले वालों को अब बताओ। और किसने बोला आगे 4 लिखना पीछे 2 लिखना? तो पिछले वाले बता दो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लेकिन कहानी खत्म थोड़ी हो गई यार। ठीक, कहानी तो बहुत आगे तक चलती चले जाएगी। तो पहले बोलो ये समझ में आया कटायनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स को कैसे देखते हैं? तो चलो एक और पकड़ते हैं भाई इसी बात पे, है ना? हमारे पास है Fe CnH2O का होल 5 का होल ट्वाइस, ठीक, और यहां पे PtCl4। ठीक, अब इसका नाम करना है। ठीक है जी, अब इसका नाम करना है तो कैसे करना है भाई? यहां से शुरू करेंगे अपन। तो पहले इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? पेंटा एक्वा। तो हमने लिखा सबसे पहले पेंटा एक्वा, उसके बाद साइनो आयरन ब्रैकेट्स, आयरन लिख दो फेरम लिख दो, एक ही बात है। यहां पे टेट्रा क्लोराइडो, आगे प्लेटिनेट और ब्रैकेट्स। ठीक, तो इसका तो +2 है ही, इसमें तो शक ही नहीं है कि इसका +2 है कि नहीं है, इसमें तो +2 है ही। ठीक, और यहां पे क्या आ जाएगा? -4, तो यहां -2। अगर यहां -2 है तो यहां +2 है, पर ध्यान रखना 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए +2 है ना? 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए, यहां 2 है ना ये कॉम्प्लेक्स, उसके लिए कोई डाइट्राई नहीं लगाना है। ठीक, 2 कॉम्प्लेक्सेस है उसके लिए +2, तो एक के लिए कितना? एक के लिए +1 है ना भाई? तो हमारे पास ये बन जाएगा FeCnH2O का होल 5 +1। ठीक, आ रहा था +2, पर वो 2 कॉम्प्लेक्सेस के लिए था, तो एक के लिए क्या होगा? +1 होगा ना? तो यहां पे x प्लस -1
वाटर का चार्ज 0 into 5 शुड बी इक्वल टू +1 शुड बी इक्वल टू +1। तो यहां पे क्या आ गया 2, तो बेटा यहां 2 आ गया और यहां पे भी क्या आ गया 2 आ गया। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. कोई मुश्किल? No, sir. इसको और भी सिंप्लीफाई कर दे। Yes, sir. इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते भाई। देखो एक ऐसा कर सकते थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे ऐसे कॉम्प्लेक्स में जहां यहाँ 2 1 लगा है, तो जब हम छोटे बच्चे थे हमारे को बताया जाता था क्रॉस मल्टीप्लाई करो चार्ज आ जाएगा। तो तब हम ऐसे कर देते थे, इसका चार्ज यहां, इसका चार्ज यहां, अपने आप +1 आ जाता है यहां और अपने आप -2 आ जाता है यहां। ये तो और भी सौखा हो गया पहले वाले के मुकाबले। जब तो वो 1-1 आइडेंटिटी थी तब तो मुश्किल था, बल्कि कि हमें अब पुराने में हम ऐसे नहीं कर सकते थे ना भाई, ऐसे तो नहीं कर सकते थे इसका यहां कर सकते थे क्या? वो तो 1-1 ही आ जाना था, फिर तो गलत हो जाना था। बट जब आपके पास नंबर कॉम्प्लेक्सेस का लग गया तब तो बहुत ही सिंपल काम है यार। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको यहां, तो उससे इसके ऊपर +1 आया, +1 से चार्ज निकाल लो, इसके ऊपर -2 आया, इससे चार्ज निकाल लो। क्लियर? बात भेजे के सेंटर में गई कि इधर उधर टपक गई? आई? तो चलो फिर एक और करके देखते हैं, शायद कुछ ज्यादा ही आ जाए। आज हमारी अक्ल ज्यादा चल रही है जी। करें फिर हम? लो अब इसको कर लेते हैं भाई। ठीक, कैसे करेंगे? जब यहां तो 2 अलग अलग है तब तो सौखा ही बहुत है ना, तब तो प्री असम्पशन लगानी नहीं है। क्या करना है? इसको यहां, ठीक है ना भाई? तो नाम तो पहले लिख देते हैं। नाम में यहां एक्वा और अमाइन, तो क्या बना? टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, ठीक, आयरन या फेरम, आयरन या फिर फेरम, है ना, ब्रैकेट्स। और यहां पे ये है साइनाइडो C2O4। क्या होता है? ऑक्सोलेटो। क्या होता है? ऑक्सोलेटो। C2O4 इज ऑक्सोलेटो। ठीक, और क्लोराइडो, तो पहले क्या आएगा? क्लोराइडो, फिर ट्राई साइनाइडो, फिर ऑक्सोलेटो, और फिर फिरेट। आप यहां पे भी फेरम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था तो मैंने 2 अलग अलग कर दिए, यानी ये वाले पे चार्ज आया FeH2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल 4, और इसके ऊपर चार्ज क्या आया? 2 पॉजिटिव आया कि नहीं? तो यहां पे आया X
ठीक, वाटर के ऊपर चार्ज 0 इंटू 2, अमोनिया के ऊपर चार्ज 0 इंटू 4 शुड बी इक्वल टू +2। तो यहां 2 आया ना बच्चे, और इसका इधर ले गए, इसका चार्ज इधर ले गए, तो क्या होगा, FeCN का होल थ्राइस C2O4Cl, और यहां पे क्या आ गया 4 नेगेटिव, पीछे तो नेगेटिव आएगा ना, है ना जी। आयरन निकालना था X, साइनाइड पे बोलो -1 इंटू 3। ऑक्सोलेटो क्या होता है, ऑक्सोलेटो ऑक्सोलेटो होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यानी -2 चार्ज है यहां पर, तो यहां आया -2 प्लस क्लोरीन का -1 शुड बी इक्वल टू -4, तो X -6 इज इक्वल टू -4। तो यहां आयरन पे कौन सा आ गया भाई, 2 आ गया कि नहीं आ गया यहां पर भी, तो यहां 2 आ सकता है। तो बोलो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के नाम लगा सकते हैं, कौन से वाले बेटे, कौन से 2 और 4 कैंसिल नहीं होंगे, वो कर सकते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स ही ऐसा दिया था, वो ऐसा कर सकते हैं, फिर इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तब भी वैसा ही रहेगा। तो हमारे को तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से चलना है ना पुत्र, जो कॉम्प्लेक्स दिया उसके हिसाब से चल पड़े हम, जरूरी नहीं यहाँ पे तो मैंने एज इट इज बना दिया ना बेटा, तो यहाँ एक जगह 4 हो सकता है, एक जगह 3 हो सकता है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहां का चार्ज यहां दे देना, यहां का चार्ज यहां दे देना, और फिर आपने सेंट्रल एटम का चार्ज बिना कुछ सोचे निकाल देना है। ये मुश्किल नहीं होते, जहां पर दोनों साइड ब्रैकेट के लिखे होते हो तो मुश्किल है ही नहीं है, दे आर वेरी वेरी सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन मुश्किल कब आती है, जब हमारे को लिख के नहीं दिया होता है ना, हमारे को 1:1 कॉम्प्लेक्स दिया होता है, देन देयर इज अ डिफिकल्टी, तो उसको हम +1 -1 लेके नहीं चल सकते हैं। हो सकता है वो राउंड ऑफ किया गया हो, जैसे अभी भाई ने बोला कि वहां पे 4 और 2 की जगह सर 2 और 1 भी तो लिखा हो, हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही तो प्रॉब्लम रही होगी, वो कैंसिल हुए होंगे 2 और 2, ठीक है ना। पर अगर वो कैंसिल करके अगर हम लिखें तो फिर हमारे से ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं निकलती, इसकी गलत हो जाती है ना बेटा। इस वजह से जब तो 1:1 कॉम्प्लेक्स है तब हमारे को थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें मेटल के आपने अनायनिक कॉम्प्लेक्स पकड़ना है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भर के अनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के लोअर वाली कटाइन, पहले उस पे चार्ज निकाल लेना, इक्वल चार्ज किस पे होगा, कटाइनिक पे, और फिर कटाइनिक के अंदर का चार्ज हम इजीली निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सर, हमें कैसे पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो तो बेटे आपको डी ब्लॉक में वैसे ही पता चल जाएगा कि किस किस की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हमने अनायनिक स्फीयर में लोअर वाली भरनी है, बस ये ध्यान रखना है कि अनायनिक स्फीयर में 0 नहीं आना चाहिए बस। क्लियर? Yes, sir. Any doubts about cationic and anionic complexes? No, sir. एक कर सकते हो। तो ये कटाइनिक अनायनिक कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन कंपटीशन में ना ये और भी इजी है, कंपटीशन में इसको करना ही कुछ नहीं पड़ता। ठीक, देखो ध्यान से, कंपटीशन में क्वेश्चन आया, आप मेरे को इसका आंसर देना, ठीक, बिना देखे कुछ भी। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स था, बोला इसका नॉमेनक्लेचर ए दिया है, ए दिया है, ध्यान देना, एक्वा ट्रिस ट्राई फिनाइल फॉस्फीन प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम 2, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है एक्वा ट्रिस ट्राई फिनाइल
फॉस्फीन प्लेटिनेट टू टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम टू, सी ऑप्शन दिया है एक्वा ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लेटिनम टू टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। एक सी दिया है, डी दिया है एक्वा ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन प्लेटिनम टू टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, है ना। ये क्वेश्चन का आंसर दिए है, बोला इसमें से कौन सा आंसर है। हमें करना ही कुछ नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना नाम को। क्यों नहीं करना? पहली बात, यहां प्लेटिनम हो नहीं सकता था, काटा। यहां प्लेटिनेट हो नहीं सकता था, काटा। ठीक है ना भाई, कटायनिक में 8 नहीं लगेगा ना, और अनायनिक में 8 जरूरी है। यहां अनायनिक में हमने क्या लिखा? प्लेटिनम, वो गलत। यहां कटायनिक में क्या लिखा? 8, वो गलत। 2 चीजें। तीसरी बात, अगर सेम एलिमेंट है ना, तो यहां की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से बड़ी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सेम एलिमेंट है तो इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये भी काटा। तो कुछ किया मैंने, आंसर अपने आप आ गया। और कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा भी ऐसे ही, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहां पे अम होना चाहिए, यानी कि यहां पे 8 शब्द नहीं होना चाहिए, और यहां पे 8 शब्द लगा होना चाहिए। यहां की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बराबर हो सकती है, इससे कम हो सकती है, पर इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। हां, अगर ये सारे रूल चल रहे हो और 2 ऑप्शन ऐसे हो, तब आप नाम देने के बारे में सोचोगे, तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बारे में सोचोगे। पर फॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आज तक आए हैं ना इस पे, वो इसी पर्टिकुलर फंडे पे है। ठीक, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता उसमें, कंपटीशन में सीधे रूल आउट करना होता है। बोलो, कर लोगे बेटा? सो कटायनिक एज वेल एज अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में समझ में आया कुछ कि कैसे होते हैं? ओके, आगे चलते दोस्तों। आगे हमारे पास आएंगे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या आएंगे? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस। बेटे, जिसमें ब्रिजेस होते हैं, जिसमें ब्रिजेस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया है, NH3 का होल 4 CO OH NH2 CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2 NO3 का होल ट्वाइस। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? 2 सेंट्रल एटम के बीच में अगर कोई लाइगेंड लगता है, दैट इज एक्टिंग एज अ ब्रिजिंग लाइगेंड, इजंट इट? ब्रिजिंग लाइगेंड करवाए थे ना आपको बेटा, जिसमें एक ही एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होने चाहिए। ठीक, अब इसका नाम कैसे करेंगे? प्लीज पेन छोड़ के पहले समझ लेंगे। ठीक, देखो बेटे, इसमें ब्रिज से पहले वाले को पहले लिखेंगे, ब्रिज से बाद वाले को ब्रिज के बाद लिखेंगे। ठीक, तो पहले ये आया, इसमें क्या है? 4 अमीन है, किसका? कोबाल्ट के साथ। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा अमाइन।
टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, और जहां सेंट्रल मेटल आया उसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो आनी आनी। अब ब्रिज के लिए हम एम्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एम्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब एम्यू, ठीक देखो बेटे, ये क्या है? OH को क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सो, और NH2 को क्या लिखते हैं? अमाइडो, है ना? तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आया? अमाइडो। और ब्रिज के लिए क्या लिखा? एम्यू, एम्यू अमाइडो, एम्यू हाइड्रोक्सो, एम्यू अमाइडो, एम्यू हाइड्रोक्सो। हो गए ब्रिज खत्म। अगर मान लो दोनों सेम होते तो एम्यू एम्यू डाई अमाइडो लिख देते। दोनों सेम होते, मान लो NH2 NH2 होते तो क्या लिखते? एम्यू एम्यू, यानी दो एम्यू, यानी दो ब्रिज, एक एम्यू एक ब्रिज। समझ में आई बात? तो यहां पे एम्यू अमाइडो, एम्यू हाइड्रोक्सो, वहां होता एम्यू एम्यू डाई अमाइडो अगर दोनों सेम होते। ठीक, ब्रिज हो गए। अब ब्रिज के बाद वाले, ब्रिज के बाद वाला यहां पे आ जाओ, क्या है? डाई अमीन, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो, आगे कोबाल्ट। बेटा ये कोई अनायनिक कंप्लेक्स नहीं है। ठीक, आप देख रहे हो कटायनिक कंप्लेक्स है, तो 8 शब्द का इस्तेमाल मत करना, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड नहीं, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है? कटायनिक है, तो 8 शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर अनायनिक होता तो दोनों ही जगह पे क्या लगता? 8 लगता। समझ में आई? और ब्रैकेट के लास्ट में क्या है हमारे पास? नाइट्रेट। क्या है? NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। उसके लिए डाई ट्राई तो लगाना नहीं है। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए प्यारे बच्चों, तो निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया पे चार्ज 0 X, कोबाल्ट के लिए OH पे चार्ज -1, NH2 पे चार्ज -1, कोबाल्ट पे फिर से X, अमोनिया पे फिर से 0, क्लोराइड पे -1 इंटू 2, नाइट्रेट पे -1 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 0, है ना जी? तो कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू +6, -1 -1 -4 -2 6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, तो x के ऊपर क्या आया? 3, तो 3 पुट करेंगे यहां पर और 3 पुट करेंगे यहां पर। बोलो क्लियर? मान लो यहां पे अलग अलग एटम होते तो किसी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नोन होता है। अगर दो अलग अलग होते तो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले से ही नोन होता, कोई घबराने की बात नहीं होती, नहीं तो लिख के दे दिया होता है हमारे को। क्लियर हो गई बात कि नहीं? हाँ जी सर, वहाँ पे हाइड्रोक्सो के आगे हाइफन आएगा, वो अलग डिफरेंशिएट नहीं, हाइफन ने सिर्फ एमयू को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया, एमयू को बाय नेम्स। क्लियर हो गया? समझ में आया भाई? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? तो बहुत सिंपल काम है। आपने ब्रिज वाले पहले लिखने हैं, ब्रिज से पहले वाले पहले लिखने हैं। ब्रिज के लिए एमयू शब्द का इस्तेमाल करना है, ब्रिज के लिए एमयू शब्द का इस्तेमाल करना है। और एमयू के आगे जो भी ब्रिज अल्फाबेटिकली पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में, और फिर ब्रिज के बाद वाले लिखने हैं, फिर ब्रिज के बाद वाले लिखने हैं, और वैसे ही चार्ज निकालना है। सब कुछ वैसे ही है। बोलो करोगे इसको? लेकिन तुम पढ़ते मेरे से हो ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सारी ये है। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स ले रहे मेरे दोस्तों। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्या है? BeO CH3COO का होल 6, Be4O CH3COO का होल 6। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे ताकि आपको समझा सकूं मैं। ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के दिया होगा, तुमने नहीं बनाना है, तुम्हें बना के मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी आया है। तो तुम्हें ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होंगे ना उसको बना के दिया जाएगा। आपको नाम लिखते हो क्या करना वो मेरे को समझाना है। ठीक,
देखो इसमें 4 बेरिलियम है, मैंने ऐसे लिखे हैं, तुमने लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो बना के दे दिया जाएगा। एक ऑक्सीजन है, बीच में लिख दिया है मैंने, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये चारों बेरिलियम के साथ ब्रिज बना रहा है, ठीक है जी। जो एसीटेट आयंस हैं वो बाइडेंटेट होते हैं, वो दो दो बेरिलियम के बीच में ब्रिज बनाएंगे। एक एसीटेट इन दो के बीच में, 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 एक एसीटेट ये बीच वाला इन दो के बीच में, ऐसे ही एक एसीटेट ये बीच वाले दो के बीच में। मजेदार है ना कॉम्प्लेक्स, है ना भाई? कुछ पता चल रहा है कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ? बट वेरी सिंपल है। 4 बेरिलियम थे, ऑक्सीजन बीच में लिख के चारों के साथ जोड़ा, और हर एसीटेट को दो दो बेरिलियम में ब्रिज बनाया। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि यहां पे बेटे ब्रिज दो तरह के हैं, ठीक। एक ऑक्सीजन भी ब्रिज बना रहा है, एसीटेट भी ब्रिज बना रहा है, ठीक। देखो बेटे, एसीटेट और ऑक्सीजन के लगता ऑक्सो, ऑक्सीजन के लिए क्या लगता है? ऑक्सो। बेरिलियम तो सेंट्रल एटम है ना? तो ऑक्सो और एसीटेट में से पहले कौन आएगा? एसीटेट आएगा। एसीटेटो बोलेंगे, नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? एसीटेटो बोलेंगे। क्लियर ना? अब एसीटेटो है तो बेटे हम यहां पे कितने एसीटेट लगे हुए हैं? 6, एंड दे आर फॉर्मिंग ब्रिजेस। तो हमने लिखा हेक्सा एम्यू एसीटेटो, हेक्सा एम्यू एसीटेटो, है ना भाई? कि 6 ब्रिज बना दिए एसीटेट ने। लेकिन अब यहां ध्यान रखना, अगर बेटे कोई चीज सिर्फ 2 एटम में ब्रिज बनाती है तो हमें एमयू को कुछ भी और रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता। एमयू का मतलब ही क्या होता है कि ब्रिज बना रहा है। पर अगर कोई चीज 2 से ज्यादा ब्रिज बनाती है तो बेटा एमयू के साथ उसका नंबर लिखना पड़ता है। समझ में आई? जैसे ऑक्सीजन कितने बना रही है यहां पर? 4, तो हम यहां पे लिखेंगे एमयू के पैर में 4। किसने 4 ब्रिज बनाए हैं? अगर तो 2 बनाए हैं तब तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। 3 बनाए होते तो 3 लिखते पैर में, 4 बनाए होते 4 लिखते, किसी ने 6 बनाए 6 लिख देंगे। ठीक है भाई? तो अगर कोई भी ऐसी चीज जो 1 2 से ज्यादा ब्रिज बनाती है तो जितना ब्रिज का नंबर होता है एमयू के पैर में वो नंबर होना चाहिए। ठीक है जी? MU4 ऑक्सो, ठीक है जी? MU4 ऑक्सो। क्लियर? ऑक्सो। और आगे टेट्रा बेरिलियम। 4 बेरिलियम है ना भाई? बोलो। टेट्रा बेरिलियम। तो इस कॉम्प्लेक्स में मैंने थोड़ा ब्रिजिंग को समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ब्रिजिंग को समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है आपको, कि अगर एक चीज जो है वो 2 ब्रिज बना रही है तब तो एमयू एज इट इज, बट अगर 2 से ज्यादा तो एमयू के पैर में उसका क्या होगा? नंबर होगा। क्लियर? आगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वो बचपन से निकालते जा रहे हैं। 4x ऑक्सीजन पे -2 प्लस एसीटेट पे -1 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू 0। तो 4x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आया? 2। वैसे अगर कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज +2, है ना भाई? इसमें वेरिएबिलिटी है ही नहीं, पर अगर निकालनी भी तो निकाल सकते थे। बोलो बेटा, क्लियर हुआ ऐसा कॉम्प्लेक्स? यस सर। ठीक। यहीं पर एक और स्पेशल कॉम्प्लेक्स आपका डिस्कस कर रहा हूं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स।
जैसे COMN, CO, 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 MN, CO, CO, CO। ये भी एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते तो क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। जैसे बेरिलियम 4 थे तो क्या बोला था? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। वैसे ही यहां पर अब अगर इसका वैसे आयुपेक नेम देना होता तो सोचो कैसे देते। पहले इसके लाइगेंड लिखते, ये CO यानी कार्बोनाइल है ना भाई, तो हम लिखते टेट्रा कार्बोनाइल, फिर मैंगनीज, फिर MU MU MU, ट्राई कार्बोनिल, फिर ट्राई कार्बोनिल, फिर मैंगनीज, ऐसे लिखते ना, गड़बड़ हो जाता। अगर सारे लाइगेंड एक जैसे हैं इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सारे लाइगेंड एक जैसे होमोलेप्टिक, और लाइगेंड अलग अलग तो हेट्रोलेप्टिक। क्लियर? अगर होमोलेप्टिक है, बहुत सिंपल, कितने कार्बोनाइल है टोटल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो सीधे लिखा नौना कार्बोनाइल, नौना कार्बोनाइल। और मैंगनीज कितने हैं? 2, तो क्या लिखा? डाई मैंगानीज। 0 0 क्यों? कार्बन मोनोक्साइड पे 4 0, तो चार्ज तो है ही नहीं। बोलो समझ में आई? कि पिछली भी चले गई? आ गई। मान लो अपने को ना जोश आ गया इसको देख के, अब इसका नाम देना जी। कितने कार्बोनाइल है? 3 3 6 3 9 3 12, 12 का मतलब 2 डेक। तो क्या लिखोगे? 2 डेका कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और मैंगनीज कितने हैं? 3, तो ट्राई मैंगानीज, ट्राई मैंगानीज, आगे 0। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत इनके नाम में? नो सर। देखो बेटे, लाइगेंड कई सिग्मा डोनर भी होते हैं और कई पाई डोनर भी होते हैं, तो फिर उनके नाम में कुछ और चीजें भी आती हैं। पर आपको जब तक यही समझ नहीं आएगा सिग्मा डोनर क्या और पाई डोनर क्या, तब तक आप उसको ध्यान से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है? तो वो जब कार्बोनाइल्स के नाम करवाऊंगा, ऑर्गेनोमेटालिक्स के नाम करवाऊंगा ना, तो वहां पे तुम्हें सिग्मा डोनर, पाई डोनर के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन एक नाम जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, ताकि ऐसा ना रहे आपको समझ ना आ रहा हो। ठीक, एक नाम और डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स समझ में आया? सिंपल है ना? नॉर्मल इसका नाम इतना बड़ा बड़ा है पर है बहुत छोटा सा। ठीक, हाँ जी। सर अगर हेटेरोलेप्टिक हुआ तो उसका क्या? तो वो जैसे हम करते हैं, ठीक, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चे ने पूछा जी हेटेरोलेप्टिक हुआ, तो भैया जैसे करते हैं, रूल थोड़ी चेंज हो जाएंगे। ये तो शॉर्टकट तब हो गया अगर होमोलेप्टिक था। ठीक जी। अब चलो जी आगे, एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मुझे बोला टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है जी, सिग्मा C2H5, ठीक, का होल ट्वाइस, C5H5, C5H5 होल 5।
आगे दिया पाई C5H5 का होल ट्वाइस। ठीक है जी, ये नाम हमारे को दे दिया है। ये सिग्मा वाला है और पाई वाला है। ठीक है बच्चे, देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका नाम ये जो C5H5 है, ये एक्चुअली लाइगेंड कैसा है थोड़ा सा ध्यान दे। ये लाइगेंड कुछ इस तरह का है बेटा, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। क्या है? साइकिल है ना, 5 कार्बन है, पेंटा है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन है ना बेटा? अरे बोलो यार। साइक्लोपेंटाडाइन तक तो समझ में आया। और मैंने बोला अगर हाइड्रोकार्बन से कभी भी कोई यू कैन से मिलता है तो उसके पीछे क्या लगता है? आइल लगता है सच, उसमें ओ ऊ नहीं लगाते, तो इसके पीछे क्या लगाना था? आइल। ठीक है जी, पर अब देखो इसका नाम करना है तो यही है, ये 2 लगे हैं बेटा। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में ऑलरेडी डाई शब्द का इस्तेमाल है कि नहीं है? है ना? अगर डाई शब्द का इस्तेमाल ऑलरेडी हो तो नाम के आगे क्या लगाते हैं? बेस ट्रेस लगाते हैं। ध्यान देना इधर प्लीज, यहां लिखा बिस, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में है साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। ठीक है जी, क्लियर? आगे क्या है हमारे पास? फिर से 2 ही है, तो बिस तो यहां पे भी आया, बिस तो यहां पे भी आया। लेकिन अगर पाई कॉम्प्लेक्स होगा, नो पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है ये समझ लो। पाई डोनर का मतलब क्या है बेटा? पाई डोनर वो होगा जिसके इलेक्ट्रॉन यहां डीलोकलाइज्ड होंगे। कैसे होंगे? डीलोकलाइज्ड, रिजोनेंस में होंगे। सिग्मा होगा तो रिजोनेंस में नहीं होते हैं, पाई होगा तो क्या होंगे? रिजोनेंस में होंगे। और कितने कार्बन के रिजोनेंस में होंगे ये देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिजोनेंस में होंगे। अगर कभी इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में होते हैं, कितने एटम पे रिजोनेंस पे होते हैं वो लिखना पड़ता है। तो सिग्मा वाले तो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी रिजोनेंस का पार्टिसिपेशन नहीं करता, रिजोनेंस में होते ही कौन है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इधर तो कुछ नहीं लिखना था, पर यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब रिजोनेंस में थे। रिजोनेंस में कितने एटम पे थे? 5 पे थे, इसलिए यहां लिखना ईटा की पावर 5। अगर कभी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमें देखना है कितने एटम पे डीलोकलाइज्ड हैं, ईटा की उतनी पावर देनी है, ईटा की उतनी पावर देनी है, ईटा की पावर 5। और आगे क्या आ जाएगा बेटा? वही साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल और टाइटेनियम, टाइटेनियम। और बेटे इस पे जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखो बेटा इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है ना, ये बनाया है ना सर ने 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे आया x प्लस 1 नेगेटिव इंटू 2 प्लस 1 नेगेटिव इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो टाइटेनियम पे यहां चार्ज कितना आ गया? कितना आ गया? 4। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अब इसमें लाइगेंड कौन है? बेंजीन। और बेंजीन के कौन से बॉन्ड बताए मैंने यहां पर? पाई वाले। अगर इसको ऐसे लिख देता क्रोमियम, ठीक है, और यहां लिख देता पाई C6H6 का होल ट्वाइस, यही कॉम्प्लेक्स बना था ना? ठीक है ना? पाई के लिए हमने क्या लगाना है? ईटा की पावर। पाई के लिए क्या लगाना है?
ईटा की पावर कितने का? ईटा की पावर तब लगती है बेटे जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो। जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो, बादल बना के लिख देना, ईटा की पावर तब लगती है जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो। जितने एटम पे डीलोकलाइज्ड हो उतना ईटा की पावर है। तो बोलो यहां पे नाम करते हो, पहले क्या लिखूं? ईटा की पावर कितनी लिखूं भाई? 6 एटम पे डीलोकलाइज्ड है तो ईटा की पावर 6 लिख दूं। और आगे क्या आएगा? डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम, और क्रोमियम की ब्रैकेट्स में बेंजीन पे चार्ज कितना होता है? 0। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया? x इज इक्वल टू 0 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां क्रोमियम पे चार्ज कितना आया? 0। बोलो क्लियर? 0 को रोमन्स में कैसे लिखते हैं? हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे बिस नहीं यूज होगा, 2 है बेटे वो तब यूज होता अगर बेंजीन के नाम के अंदर डाइट्राई होता है ना। बच्चे ने पूछा बिस, अरे बिस तो वहां यूज होता है जब लाइगेंड के नाम के अंदर डाइट्राई, बेंजीन के नाम के अंदर डाइट्राई नहीं है तो डाई बेंजीन लिख दिया। ठीक बेटा। यहां साइक्लोपेंटा डाई इनाइल था तो बिस का इस्तेमाल हुआ। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पाई कॉम्प्लेक्स का नाम करना भी आया? ईटा की पावर कहां लगानी, कहां नहीं लगानी? जाओ दुनिया भर के कॉम्प्लेक्सेस का नाम कर दो अब। ठीक, कोई फंसेगा तो मेरे को जरूर बताने का। कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो मतलब ही नहीं है कोई फंस जाए, नहीं ध्यान में रखोगे तो मतलब ही नहीं कोई आ जाए। ठीक।